हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, व्याकरण, एनसीईआरटी, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र की काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज चला रखी है। ठीक है, में काफ़ी महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। 901 से स्टार्ट करते हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है। तो जो त्यागपत्र है ये किस विधा से संबंधित है, उपन्यास विधा से संबंधित है। पूछा गया इसके लेखक कौन है, तो कौन है, अज्ञे है, मोहन राकेश है, प्रेमचंद्र है, जिनेन्द्र कुमार है। तो त्यागपत्र जो उपन्यास है इसके लेखक जिनेन्द्र कुमार रहेंगे। ठीक है भाई, कौन रहेंगे, जिनेन्द्र कुमार रहेंगे। और जिनेन्द्र कुमार को भाई मनोविश्लेषणवादी, क्या भी, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माना जाता है जिनेन्द्र कुमार को, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, ठीक है, परख सुनीता, त्यागपत्र, क्रम से है भैया, ठीक है, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, ठीक है, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दशार्क। ठीक है, ये जिनेन्द्र कुमार के काफी महत्वपूर्ण उपन्यास रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हमें बताना है। प्रभाकर, दिवाकर, दिनकर ये तो है, लेकिन जो निशाचर है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये किसका है, तो ये भी चंद्रमा का रहेगा। ठीक है, और साथ साथ राक्षस का पर्यायवाची होता है निशाचर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द हमें बताना है। ठीक है, तत्सम शब्द कौन सा है। देखो भाई, त्वरित, ऊठ, आग या आम। तो ऊठ का तो भाई तत्सम क्या रहेगा, उष्ट। ठीक है, आम का क्या होगा, आग है, सॉरी ये आम नहीं है, आग है यहाँ पे। आग का है अग्नि, और आग का अक्षी, और ये क्या होगा हमारा तत्सम शब्द। इसका तद्भव क्या रहेगा, त्वरित का तुरंत। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह किस नाम से प्रकाशित है। जो रामचंद्र शुक्ल जी इनके जो निबंध संग्रह वो किस नाम से प्रकाशित है। चिंतामणि, चिंता सागर, चिंतासार या चिंतामाला। जो चिंतामणि है इस नाम से प्रकाशित है रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रह। और जो इनका निबंध संग्रह है, ठीक है, वो 4 भागों में प्रकाशित है। ठीक है, चिंतामणि 1, चिंतामणि 2, चिंतामणि 3 और चिंतामणि 4। जो चिंतामणि 1 है इसका संपादन भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। कब किया था, 1939 ईस्वी में। ठीक है, चिंतामणि 2 का विश्वनाथ प्रसाद सिंह है इन्होंने किया था। सॉरी, मिश्र जी ने, सिंह नहीं मिश्र जी, पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इन्होंने किया था 1945 में। ठीक है, जो चिंतामणि भाग 3 है इसका नामवर सिंह ने संपादन किया था। ठीक है, कब, 1983 ईस्वी में भाई। और जो 4th है इसका किया था, चिंतामणि भाग 4 का किया था भाई कुसुम चतुर्वेदी है, और ओम प्रकाश सिंह ने किया था इसका संपादन। ठीक है, तो ये 4 भाग है रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रह। चिंतामणि के 4 भाग है, चारों भागों के संपादक मैंने आपको बता दिए, प्रकाशन वर्ष बता दिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द कौन सा है। एकार्थी शब्द पूछा कौन सा है, तो अक्षय, अभिमान है, अरुण है या अर्थ है। तो एकार्थी शब्द पूछा, अनेकार्थी नहीं पूछा। ठीक है, तो ये अभिमान क्या है, ये एकार्थी शब्द है, बाकी के क्या है, अनेकार्थी शब्द रहेंगे। जो अक्ष है इसको क्या कहा जाता है, खेलने का पासा। ठीक है, धुरी भी इसको कहा जाता है अक्ष को, रथ भी, पहिया भी, कभी कभी आत्मा भी कह देते हैं भाई।
सर्प, ज्ञान, ये सभी अक्ष के अनेकार्थी शब्द रहेंगे। और जो अरुण है इसके अनेकार्थी शब्द कौन सा है? जैसे सूर्य, सूर्य का सारथी, लाल रंग और एक देवता का नाम अरुण भाई। और जो अर्थ है ठीक है, इसके अनेकार्थी शब्द कौन कौन से रहेंगे? अर्थ का जैसे अनेकार्थी हो गया मतलब, धन, काम, हेतु, ठीक है। इंद्रियों के विषय में भी कहा जाता है अर्थ को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द कौन सा? अब अनेकार्थी शब्द बताना हमें कौन सा है। अनुरोध है, प्रार्थना है, अवस्था है या धन है? तो भाई जो धन है, सॉरी घन है, ये घन, सॉरी घन जो है ये शब्द क्या है? अनेकार्थी है। घन को मेघ, समूह, घंटा, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई या मोटाई में भी समान चकोर वस्तु, एक सुगंधित घास, अभ्रक, कफ इत्यादि कहा जाता है। ठीक है, ये इसके अनेकार्थी शब्द हो गए। कौन कौन से हैं घन के अनेकार्थी शब्द? मेघ हो गया, समूह हो गया, घंटा हो गया, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई के समान चौकोर वस्तु को भी घन कहा जाता है, एक सुगंधित घास को भी घन कहा जाता है, अभ्रक इसको भी और कफ को भी भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत रहेगा प्रत्यय के संबंध में? तो क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, कहते हैं भाई। कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बने शब्दों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ये भी कृदंत कहते हैं, बिल्कुल सही है। कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बने शब्द को तदित प्रत्यय कहते हैं। ये क्या है? गलत है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है भाई। तो गलत पूछा था, गलत इसमें सी है। ठीक है, सी आंसर अपना गलत रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है और सभी के सभी ठीक है। अगला क्वेश्चन है 908वां, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे क्या कहा जाता है? गुण, दशा, स्वभाव। परिमाणवाचक, परिमाण बोधक विशेषण, वाचक बोधक, गुणवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो भाई इसको गुणवाचक विशेषण कहा जाता है, ये आपको पता है। तो भाई विशेषण क्या है? 4 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, और चारों के चारों यहाँ पर नाम दे रखे हैं विशेषण के। और गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित करने वाले को गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास होता है? ठीक है, क्या कहा गया? समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुवीर्य, तो उसको बहुवीर्य समास कहा जाता है। पद की प्रधानता समास कहा जाता है उसको। प्रथम पद प्रधान होता है उसको भाई अव्ययभाव समास कहा जाता है। जहाँ पर प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययभाव समास होता है वो। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और जो द्विगु समास है, ठीक है, ये तो तत्पुरुष का ही हो गया भाई। ठीक है, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद क्या है? प्रधान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो द्विगु समास है और कर्मधारय समास है ये तत्पुरुष के ही उदाहरण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बहुवीर्य समास में कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो उसको भाववाचक संज्ञा कहेंगे। और संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम धीरे धीरे टहलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? तो क्या है भाई इसमें? ये तो क्रिया विशेषण रहेगा, धीरे धीरे। ठीक है, क्रिया हो रही है ना धीरे धीरे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये क्या है? जो क्रिया विशेषण है 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक भी। अगला क्वेश्चन है, वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते वह क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री, फिर कोमा, गोली से घायल बच्चे, फिर कोमा, फिर रात को पहरा देने वाला। ठीक है, तो ये पदबंध रहेगा।
अगला क्वेश्चन है तुम्हारा नाम क्या है, कैसा वाक्य है? आज्ञा है, आज्ञावाचक है, संकेतवाचक है, विस्मयवाचक है या प्रश्नवाचक है? तो प्रश्नवाचक है। तुम्हारा नाम क्या है? डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता, तो उद्देश्य के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? ठीक है, क्रिया, कर्ता का विस्तार, कर्म या कर्ता। तो भाई इसमें कर्म नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत कर्म नहीं आता, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, और वाक्य का विस्तार कैसे होता है? जैसे जो उद्देश्य है, ठीक है, उद्देश्य है, उद्देश्य किसको कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, यानी जो कर्ता होता है उसके बारे में कुछ कहा जाता है तो वो क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, विधेय, वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसको विधेय कहते हैं, यानी कर्ता के विषय में जो भी हम कुछ कहेंगे उसको विधेय कहेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है भाई। ठीक है, तो राम क्या हो गया? कर्ता, और इसी के विषय में ये कहा गया है, ये तो उद्देश्य हो गया और ये क्या है? सारा विधेय हो गया। अगला क्वेश्चन है किसमें यण संधि है? यण संधि हमें बताना है। नयन में, यद्यपि में, विद्यालय में या पवन में? तो भाई जो यद्यपि है इसमें यण संधि रहेगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका विग्रह का होगा यदि प्लस में अपि। ठीक है, ई और ए बन के क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे भाई? देखते हैं, विशेषण कहेंगे, क्रिया कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे या भाई संज्ञा कहेंगे? तो उसको भी हम सर्वनाम कहेंगे, आपको ध्यान रखना। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी, ठीक है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और भाई अन्य पुरुष। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अन्य पुरुष हो गए, ठीक है, पुरुषवाचक हो गया, फिर निजवाचक आ गया, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास में हिंदी व्याकरण से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है तो आप देख लेना। पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पद के संबंध में पूछा है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। पद अर्थ संकेतिक करता है, बिल्कुल सही है। जो गलत है वो बताना है। वाक्य के शब्दों में विभक्तियां लगती है तब पद बनते हैं, बिल्कुल सही। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते, बिल्कुल सही है। पद निरर्थक हो सकता, नहीं हो सकता भाई, ये क्या है? गलत है। डी आंसर गलत रहेगा, गलत पूछा था इसमें। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य हमें बताना है कौन सा है। हमने खाना नहीं खाया, ठीक है, मैं खाना खा चुका तब वह आया, तो ये मिश्रित वाक्य हो गया। बिजली चमकती है, ये क्या है? सरल वाक्य है। और हमने खाना नहीं खाया, ये भी सरल वाक्य के अंतर्गत ही आएगा क्योंकि एक ही काम इसमें हो रहा है। मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, ठीक है, जहां पर और, यथा, ठीक है, आदि शब्द आते हैं वहां पर क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है भाई। तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य रहेगा। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? जो स्वर संधि है से कितने भेद होते हैं? तो भाई 5, 6, 3 या 4। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और इसकी परिभाषा क्या रहेगी? जहां पर स्वरों का स्वरों के साथ मेल बनने से, ठीक है, जब स्वरों का स्वर के साथ मेल होता है तो वहां पर स्वर संधि होती है। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि भाई, वृद्धि स्वर संधि,
यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है गलत, कहीं भी जुड़ सकता है गलत, किसी शब्द के बाद जुड़ता है गलत, किसी शब्द के पहले जुड़ता है, उसको क्या कहते हैं? हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार एक शब्द हो गया, इसके अगर पहले प्र जोड़ दिया जाएगा तो प्र क्या हो जाएगा? ये उपसर्ग कहलाएगा, प्रहार। ठीक है, ऐसे ही वी है भाई, और ये हार, हार हमारा मूल शब्द हो गया, इसके आगे उपसर्ग लग गया तो विहार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक, जहां पर प्रेरणा दी जाती है, किसी काम को खुद न कर किसी दूसरे से करवाया जाता है, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। उठना, पढ़ना, सुनाना या गिरना। तो सुनाना, ठीक है, तो ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया रहेगी। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? एक ही क्रिया है और एक ही कर्ता है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम सरल वाक्य कहेंगे भाई। क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, ठीक है। और जो रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य भाई। अगला क्वेश्चन है, वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? वाक्य रचना का सही क्रम क्या है भाई? क्रिया कर्ता क्रम, कर्म कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया क्रम या कर्ता क्रम क्रिया। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। ठीक है, जैसे कर्ता मोहन हो गया, मोहन करता है, ठीक है। फिर कर्म पुस्तक, क्रिया क्या कर रहा है? उसको पढ़ने की क्रिया कर रहा है वो, ठीक है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या है? मनोयोग का संधि विच्छेद हमें बताना है क्या है? मन प्लस में योग, मन प्लस में योग, मन प्लस में आयोग या मनो प्लस में योग। तो ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, मन प्लस में योग है भाई। और ये क्या है? विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वहां कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास के मैंने अभी आपको उदाहरण बताए थे 2। कौन कौन से उदाहरण बताए थे? द्विगु समास और भाई कर्मधारय समास, ठीक है। तत्पुरुष समास के बताए थे, सॉरी। अविभाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो द्विगु समास रहेगा, सी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। द्विगु समास का पहला पद क्या है? संख्या बोधक होता है। जैसे त्रिभुवन, पंसेरी, दुपट्टा, चतुर्वेद, पंचवटी, सतसई, चौराहा, ये सभी द्विगु समास के ही उदाहरण हैं। तो भाई इसी के तो रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? कल भी हमने देखा था, रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के हैं? 3, 4, 5 या 6। तो रचना या बनावट के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य भाई, और मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, ठीक है, ये 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, यह विचार किसका? तो विचार किसका है? वर्ड्सवर्थ का है, मैथ्यू आर्नल्ड का है, शैली का है, कोलरिज का। तो ये विचार भी वर्ड्सवर्थ का रहेगा। और जो वर्ड्सवर्थ है इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है लिरिकल बैलेट्स, ठीक है, काफी बार पेपर में पूछी भी गई है, काफी महत्वपूर्ण रचना रहेगी भाई, ठीक है। और इसे भाई स्वतंत्रतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र कहा जाता है। किसको? लिरिकल बैलेट्स को क्या कहा जाता है? स्वतंत्रतावादी काव्य आंदोलन का, ठीक है, काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, जो महाकाव्य हम पढ़ते हैं जैसे रामचरितमानस हो गया, ठीक है, इससे संबंध में महाकाव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं, यानी जो गलत है वो बताना है। तो 8 से कम सर्गों में संगठित होना चाहिए,
सड़क के अंत में आगामी सड़क की कथा की सूचना होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। इसकी कथा इतिहास किसी महापुरुष के वास्तविक जीवन पर आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। नायक में धीरोदात्त गुणों का समावेश भी होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है भाई। तो गलत क्या है, इसमें 8 से कम सर्गों में संगठित होना चाहिए, ये क्या है, गलत है। ठीक है, क्या है भी गलत है, इसमें भी कम से कम 8 सर्ग में संगठित होना चाहिए महाकाव्य। जब महाकाव्य बनता है कम से कम 8 सर्ग में, ठीक है, 8 से कम नहीं होनी चाहिए भाई। और बिल्कुल सारे सही है, ये ऑप्शन अपना गलत है, यानी क्वेश्चन तो अब इसमें गलती पूछा इसलिए ठीक है, महाकाव्य के विषय में गलत है। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति है, तो शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति क्या कहलाएगी, व्यंजना, अभिधा, अलंकार या लक्षणा। तो भाई शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है, आपको ध्यान रखना है। और लक्षणा शब्द शक्ति में वाक्य का साधारण अर्थ और भावार्थ भिन्न होता है, ये आपको ध्यान रखना है लक्षणा शब्द शक्ति में भाई, और लक्षणा के आधार पर ये लागू किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, जो वीर रस है इसका स्थायी भाव पूछा है, क्या है भाई, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है, भय है, विस्मय है या क्रोध है। तो भाई वीर रस का स्थायी भाव उत्साह रहेगा, क्या रहेगा, उत्साह रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है, जो प्रबंध काव्य है इसमें संगठन किसके द्वारा किया जाता है, देश काल चरित्र कथोपकथन या कथानक। तो कथानक के अनुसार भाई क्या है, संगठन किया जाता है, आपको ध्यान रखना। प्रबंध काव्य में संगठन काव्य कथानक के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास का तत्व नहीं है, तो उपन्यास का क्या तत्व नहीं है, चरित्र चित्रण कथोपकथन रंगमंच या कथा वस्तु। जो रंगमंच है भाई ये उपन्यास का तत्व नहीं है, क्योंकि ये भाई नाटक का तत्व होता है। ठीक है, रंगमंच की आवश्यकता नाटक के अभिनय के लिए होती है, उपन्यास के लिए नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। और सभी क्या है, उपन्यास के तत्व रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, विभानुभाव व्यभिचारी संयोगार्थ रस निष्पत्ति सूत्र किसका है, तो ये सूत्र किसका है, भरत मुनि का, भामा का, जगन्नाथ का, मम्मट का। तो ये रस सूत्र भरत मुनि का रहेगा भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, इनकी रचना का क्या नाम था, नाट्य शास्त्र, और काफी महत्वपूर्ण रचना है। और इसमें कुल 36 अध्याय थे, किसमें, नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय थे। और नाटक को ही भाई पंचम वेद भी कहा गया, पेपर में काफी बार पूछा गया, पंचम वेद किसको कहा जाता है, तो नाटक को कहा जाता है। और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष, ठीक है, 4 अलंकार की मीमांसा की है नाट्य शास्त्र में। ये 4 अलंकार कौन कौन से हैं, यमक है, उपमा है, पेपर में पूछा गया भी पहले भी, रूपक है और दीपक है। ठीक है, ये 4 अलंकार हैं जिसमें भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में इनकी मीमांसा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भरत मुनि ने नाटक में कितने रस माने हैं। ठीक है, भरत मुनि ने भी नाटक में कितने रस माने हैं, 10, 11, 9 या 8। तो 8 रस माने हैं। ठीक है, भरत मुनि ने नाटक में 8 रस माने हैं। और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कुल भाव की संख्या कितनी मानी है, तो 49 मानी है भाई। जो इनका नाट्य शास्त्र ग्रंथ है इसमें भाव की संख्या इन्होंने 49 मानी, आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, और 49 में से भाई, ठीक है, 8 तो क्या है, 8 है सताई भाव, ठीक है, 8 है सात्विक भाव, ठीक है, और जो 33 है ये क्या है, संचारी या व्यभिचारी भाव। ठीक है, 8 सताई भाव है और 8 ही क्या है, रसों की संख्या मानी है। अगला क्वेश्चन है, शब्दार्थों सहित तो काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसकी है, क्या भी शब्दार्थों सहित तो काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसकी है, भामा की, विश्वनाथ की, मम्मट की या भरत मुनि की है। तो ये भाई परिभाषा भामा की रहेगी, शब्दार्थों सहित तो काव्यम, काव्य की परिभाषा किसकी बताई मैंने, भामा की बताई है। और भामा की काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, काव्य अलंकार है, पेपर में पूछा गया है। भामा जी का काफी महत्वपूर्ण वो है ग्रंथ है काव्य अलंकार। ठीक है, और ये 6 परिच्छेदों में विभक्त है।
ठीक है, ये पूछा जाता है। जो काव्य अलंकार है कितने परिच्छेदों में विभक्त है, तो 6 में विभक्त है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संचारी भाव कौन सा है? संचारी भाव बताना हमें कौन सा है। 36वां क्वेश्चन है, सवर्भंग है, ग्लानिन है, सवेद है या सतम है? तो संचारी भाव पूछा तो संचारी भाव है भी ग्लानिन, ग्लानी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना संचारी भाव है, और संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 मानी गई है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। वाक्य रसात्मक काव्यम, यह मत किसका है? तो मम्मट का है, जगन्नाथ का, विश्वनाथ का है, भामा का? तो ये कथन भाई विश्वनाथ जी का रहेगा। वाक्य रसात्मक काव्य यह मत किसका? आचार्य विश्वनाथ का है। और विश्वनाथ ने 10 परिच्छेदों में, 10 परिच्छेद या भाई परिच्छेदों को अध्याय भी कह देते हैं, 10 परिच्छेदों में साहित्य दर्पण काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, विश्वनाथ जी का इसकी रचना की है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव कौन सा है? सात्विक अनुभाव हमें बताना है। तो भाई लज्जा है, हर्ष है, विषाद है या रोमांच है? तो रोमांच जो है ये सात्विक भाव के अंतर्गत आएगा। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है भाई? रामचंद्र शुक्ल का, पंत का, महादेव वर्मा का, जयशंकर प्रसाद का? तो ये कथन जयशंकर प्रसाद का रहेगा। डी आंसर बिल्कुल सही है। करुण रस का सताई भाव क्या है? करुण रस जो है इसका सताई भाव पूछा है कौन सा? तो शोक है, क्रोध है, रति है, निर्वेद है? तो करुण रस का सताई भाव शोक रहेगा। क्या है भाई? शोक है। और जो क्रोध है, ठीक है, ये किसका स्थायी भाव है? रुद्र का है। ठीक है, रति का क्या है? सिंगार है। और निर्वेद शांत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद है। ठीक है, प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हमें बताने हैं, कौन से हैं? गौणी शुद्धा या शुद्धा रूढ़ा, शाब्दी आर्थी या गौणी रूढ़ा? तो गौणी और शुद्धा क्या है? प्रयोजनवती लक्षणा के भेद है भाई, आपको ध्यान रखना है। ये आंसर सही है। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? जो सात्विक अनुभाव है ये कितने प्रकार के होते हैं भाई? 12, 8, 6 या 10? तो सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और भरत मुनि नाट्य शास्त्र में भाव की संख्या कितनी मानी है? मैंने अभी थोड़ी देर बताया था, थोड़ी देर पहले 49 मानी है। ठीक है, उसमें से 8 सताई भाव, 8 सात्विक भाव, 33 संचारी भाव, 8 सात्विक भाव, सात्विक अनुभाव। ठीक है, ये माने हैं। तो भाई सात्विक अनुभाव 8 माने हैं। ठीक है, इनके नाम देख लेते हैं कौन कौन से पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला है सतम, सवेद, सवर्भंग, वेपुत्थ, और इसको ही कंपन कहते हैं। ठीक है, अगला है विवर्ण्य, इसको रंग उड़ जाना कहते हैं। अश्रुपात, रोमांच, और 8वां है प्रलय। ठीक है, ये 8 सात्विक अनुभाव है भाई। अगला क्वेश्चन है, काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। इनमें से भी काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है वो हमें बताना है। शब्द तत्व है, अलंकार तत्व है, अर्थ तत्व है या भाव तत्व है? तो जो अलंकार तत्व है ये काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, यह काव्य का शोभा विधायक तत्व है। क्या भी? शोभा विधायक। ठीक है, अलंकार से क्या है, मैं हमारी शोभा ही तो बढ़ती है काव्य की, तो शोभा विधायक तत्व है भाई अलंकार। और शब्द, अर्थ, ठीक है, और भाव, इनके बिना काव्य का सर्जन संभव ही नहीं है, इसलिए काव्य के अनिवार्य अंग है। अगला क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति में उत्पत्तिवाद का संबंध किससे है? तो रस जो निष्पत्ति है भाई, इसमें भाई जो उत्पत्तिवाद है इसका संबंध किससे है? तो किससे संबंध रहेगा देखते हैं ये हम। शंकुक से है, भट्ट लोलट से है, अभिनव गुप्त से है या भट्ट नायक से है? तो भाई रस सूत्र के व्याख्याता, ठीक है, ये 4 थे, शंकुक, भट्ट लोलट, अभिनव गुप्त और भट्ट नायक। ठीक है, और इसमें रस निष्पत्ति का संबंध भट्ट लोलट से रहेगा। अब हम इन चारों के
जो इनके सिद्धांत है या वाद है और इनके दार्शनिक मत है वो हम देख लेंगे। जो शंकुक है इनका सिद्धांत कौन सा है? शंकुक का अनुमतिवाद। पेपर में काफी बार पूछा गया है अनुमतिवाद। ठीक है, इनका दर्शन क्या है? इनका है न्याय दर्शन। ठीक है, ध्यान रखना है शंकुक का। ठीक है, जो अभिनव गुप्त है, ठीक है, अभिनव गुप्त जी का सिद्धांत क्या है या वाद क्या है? तो अभिनव गुप्त जी का है अभिव्यक्तिवाद। और ये किस दर्शन से संबंधित है? तो शैव दर्शन से संबंधित है भैया। ठीक है, शैव दर्शन से। जो भट्ट लोलट है इनके सिद्धांत का क्या नाम है? क्या नाम है भाई? उत्पत्तिवाद। ठीक है, या आरोपवाद। इनमें से कोई सा भी पूछ सकते हैं, दोनों। या तो आरोपवाद दे के पूछ लिया जाएगा किसका सिद्धांत है या वाद है, या उत्पत्तिवाद दे के पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और इनका दर्शन कौन सा था? ठीक है, भट्ट लोलट का तो मीमांसा दर्शन भाई। ठीक है, मीमांसा दर्शन से संबंधित थे ये। अब हमारे पास एक रह गए भट्ट नायक। जो भट्ट नायक है, ठीक है, इनके सिद्धांत या वाद का क्या नाम था? तो भुक्ति या भाई भोगवाद। इनमें से कोई सा भी नाम दे के पूछ लिया जाएगा ये किसका सिद्धांत या वाद है। और ये किस दर्शन से संबंधित है? तो सांख्य दर्शन से ये संबंधित थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन सा शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सा शामिल नहीं है? कंता के समान उपदेश, कांता के समान उपदेश, अमंगल का नाश या लोकातीत आनंद। ठीक है, तो कंता के समान उपदेश ये मम्मट के काव्य प्रयोजन में शामिल नहीं है। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए? यश प्राप्ति भाई, पहली यश प्राप्ति होगी। वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार। ठीक है, और भाई शिवेतर अक्षते, अमंगल का नाश, सध्य पर निर्वृत्ति यानी तत्काल परमानंद की प्राप्ति होनी, और कांता सम्मति उपदेश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है रस निष्पत्ति में भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध किससे? ये मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, ऊपर मैंने आपको बताया है भुक्ति। ठीक है, भुक्तिवाद दे के पूछ लिया जाएगा, भोगवाद दे के पूछ लिया जाएगा। किससे संबंध है इसका भुक्तिवाद का? तो भट्ट नायक से संबंध है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। ठीक है, भट्ट नायक का क्या है भाई? क्या है? भुक्तिवाद या भोगवाद। ठीक है, भट्ट लोलट का क्या है? उत्पत्ति या आरोपवाद। ठीक है, शंकुक का क्या है? भट्ट शंकुक का अनुमतिवाद। अभिनव गुप्त का क्या है? अभिव्यक्तिवाद। अगला क्वेश्चन है उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा अलंकार होता है भाई? उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर तो रूपक अलंकार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उपमा अलंकार कहाँ पे होता है? दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं भाई। उत्प्रेक्षा, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। वक्रोक्ति, किसी अन्य अभिप्राय से कहे हुए वाक्य का दूसरे वाक्य द्वारा श्लेष अथवा काकु उक्ति से अन्य अर्थ कल्पित किया जाना वक्रोक्ति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ओज गुण का संबंध किस रस से है? ठीक है, जो ओज गुण है भाई इसका संबंध किस रस से है? तो किस रस से है? रौद्र से, श्रृंगार से, शांत से या करुण से? तो रौद्र रस से इसका संबंध रहेगा भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि श्रृंगार, करुण तथा शांत ये माधुर्य गुण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? माधुर्य गुण के अंतर्गत आते, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है व्याकरण विरुद्ध प्रयोगों में कौन सा दोष माना जाता है? व्याकरण विरुद्ध प्रयोगों में कौन सा दोष माना जाता है? तो च्युत संस्कृति, क्लिष्ट तत्व, श्रुति कटुत या संदिग्ध तत्व? तो भाई जो च्युत संस्कृति है ये दोष माना जाता है। ठीक है, ये काव्य दोष माना जाता है। दृष्टिकूट पदों में प्रयुक्त ऐसी शब्दावली जिसका अर्थ गुणा भाग करके कठिनाई से निकलता है ये क्या आते हैं? क्लिष्ट दोष
से युक्त मानी जाती है, आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ दोष के अंतर्गत आता है? तो अर्थ दोष के अंतर्गत कौन सा आता है भाई? तो कष्टार्थ, न्यून पदत्व, अप्रत्युक्त या अधिक पदत्व। तो भाई कष्टार्थ आता है अर्थ दोष के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी शेष शब्द दोष के अंतर्गत आते हैं। तो भाई इसी 950 तक अपने क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। आज 951 से अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है? तो कौन सा छंद वर्णिक छंद है भाई, ये हमें बताना है। तो अरिल है, रोला है, शालिनी है या गीतिका है, ठीक है, वर्णिक छंद बताना है। तो इसमें से जो शालिनी है ये क्या है? वर्णिक छंद है। अरिल, रोला, गीतिका ये सभी मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद है? ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद पूछा है, कौन सा है? तो उपेंद्र वर्जा है, दोहा है, इंद्र वर्जा या हरि गीतिका है। जो दोहा छंद है ये अर्ध सममात्रिक छंद है भाई। और जो दोहा है इसका जो प्रथम चरण होता है और तृतीय छंद होता है, प्रथम और तृतीय इनमें 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और जो दूसरा और चौथा चरण होता है इसमें 11-11 मात्रा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? जो भरत मुनि जी है इन्होंने भी गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10, 8, 5 या 3? तो भी 10 मानी है, ठीक है। और जो टोटल भाव है उनकी संख्या इन्होंने 49 मानी है, ठीक है। इसमें से भाई जो भरत मुनि जी है इन्होंने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, मैंने कल भी की क्लास में भी आपको बताया था। और जो पंचम वेद है इसकी भी संज्ञा नाट्य शास्त्र को दी है, ठीक है। नाट्य शास्त्र को भी पंचम वेद की संज्ञा दी है, ध्यान रखना, काफी बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें भरत मुनि ने 10 तो भाई काव्य गुण माने हैं, 10 ही काव्य दोष माने हैं, 4 अलंकार माने हैं। और 4 अलंकार में कौन कौन से अलंकार माने हैं? यमक, उपमा, रूपक और दीपक, ये 4 अलंकार माने हैं। और भाव की संख्या टोटल कितनी माने? पहले ही बताया 49 माने। और रस कितने माने हैं? 8 माने हैं। अगला क्वेश्चन है, को घटिये वृष भानुजा वे हलदर के वीर में शाब्दी व्यंजना है, आर्थी व्यंजना, अभिधा व्यंजना, लक्षणा व्यंजना है। क्या भी को घटिये वृष भानुजा वे हलदर के वीर, तो इसमें भी शाब्दी व्यंजना रहेगी। क्या है? शाब्दी व्यंजना है। और जो व्यंजना है, व्यंजना शब्द शक्ति, इसके ही 2 उदाहरण हैं, एक शाब्दी व्यंजना और दूसरा आर्थी व्यंजना भी। अगला क्वेश्चन है, माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी जो माधुर्य गुण के संबंध में गलत है वो हमें बताना है। तो देखते हैं इसमें कौन सा गलत है। तो इसमें संयुक्ताक्षर का प्राय अभाव होता, बिल्कुल होता भी माधुर्य गुण में। समास का अभाव होता, ये भी होता है। इसमें हृदय में द्रुति उत्पन्न होती है। इसमें ट वर्ग के व्यंजन रहते हैं, तो ट वर्ग के इसमें व्यंजन नहीं रहते भाई। ट वर्ग के व्यंजनों का इसमें क्या है? अभाव रहता है। तो डी आंसर क्या है? माधुर्य गुण के संबंध में गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्थालंकार है, तो इसमें से अर्थालंकार कौन सा रहेगा? उत्प्रेक्षा है, यमक है, श्लेष है या अनुप्रास है? जो उत्प्रेक्षा है भाई ये अर्थालंकार है। यमक, अनुप्रास और श्लेष ये सभी शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, एक काव्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर भाई हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पढ़ते हैं काव्यांश, काफी महत्वपूर्ण है भाई ये। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, कोई ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो ये भाई काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां और काफी बार पेपर में पूछी गई है, ठीक है। आप मुझे कमेंट में जरूर से जरूर बताएंगे ये पंक्तियां कौन से कवि की है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, यहाँ तक काफी बार पूछी गई है और यहाँ तक भी, ठीक है। ये अलग अलग पंक्तियां देके पूछी जाती है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास है।
ठीक है, ऐसे करके पूछा जाता है। तो आप मुझे ये बताना है किन की पंक्तियां हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर से जरूर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। काव्यांश में आंख चमक उठने का अर्थ क्या है? तो क्या है भाई, हमने ऊपर देखा है, तो क्या है, दिखाई न देना, आश्चर्य या दुख या प्रसन्नता। तो डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंख चमक उठने का अर्थ है प्रसन्नता। अगला क्वेश्चन है, कई दिनों के बाद निम्न में से क्या नहीं हुआ? तो क्या नहीं हुआ हमने देखा है, कोई ने पांखें खुजलाई, बिल्कुल खुजलाई थी। चूहों की हालत खराब रही, घर के अंदर दाने आए, आंगन के ऊपर धुआं उठा, बिल्कुल सही है। जो बी है ये इसमें नहीं आया है, ये हमने कहीं नहीं देखा। चूहों की हालत खराब रही थी, देख सकते हो आप। क्या कई दिनों तक चूहों की हालत रही शिकस्त है, खराब कहीं भी नहीं आया है। अगला क्वेश्चन है, काव्यांश में चूल्हा के रोने का क्या आशय? तो क्या है, चूल्हा गंदा होना, चूल्हा जलना, चूल्हा टूट जाना, चूल्हा न जलना। तो चूल्हा जलना, चूल्हा जलना, चूल्हा जलना नहीं, चूल्हा न जलना। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही, डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा भाई। काव्यांश में किसके उदास रहने का जिक्र है? तो किसके उदास रहने का भी जिक्र है? कुतिया, चूल्हा, चक्की या छिपकलिया। तो अभी चक्की के उदास होने का जिक्र है, हमने ऊपर देखा काव्यांश अच्छे प्रकार से। ठीक है, आगे देखते हैं। आंगन के ऊपर धुआं उठने का संकेत क्या है भी? क्या है भी संकेत अर्थ इसका? आंगन के ऊपर धुआं उठने का, बदली होना, चूल्हा जलना, कुहासा होना या आग लगना। तो भाई क्या है इसका अर्थ? क्या रहेगा? चूल्हा जलना। आंगन के ऊपर धुआं उठने का क्या अर्थ है? चूल्हा जलना। अब भाई हमने पद्यांश किया है, इसके बाद गद्यांश है, इसको पढ़कर हमें क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। संस्कृति मनुष्य के विविध साधनों की सर्वोत्तम परिणति है। धर्म के समान वह भी अविरोधी वस्तु है। वह समस्त दृश्यमान विरोधों में सामंजस्य स्थापित करती है। भारतीय जनता की विविध साधनाओं की सबसे सुंदर परिणति को ही भारतीय संस्कृति कहा जा सकता है। सच पूछा जाए तो यह समस्याओं का समाधान है। उसकी अपनी समस्या कुछ भी नहीं, परंतु नाना कारणों से सारा भारतीय जन समूह उस बड़े उपलब्ध सत्य को आत्मसात नहीं कर सकता। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? और क्या करने में भारतीय संस्कृति अर्थात भारतीय श्रेष्ठ व्यक्तियों का सर्वोत्तम सारी जनता की अपनी चीज बन सकती है, यह समस्या है। तो भाई देखते हैं क्वेश्चन अब इसके। संस्कृति किसके समान अविरोध वस्तु है? तो संस्कृति किसके समान भाई अविरोध वस्तु है? तो राष्ट्र, धर्म, संप्रदाय या जाति। तो भी धर्म। संस्कृति धर्म के समान अविरोधी वस्तु है भाई। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति विरोधों में क्या स्थापित करना चाहती है? तो संस्कृति विरोधों में क्या स्थापित करना चाहती है? सामंजस्य, वैमनस्य, एकता या अनेकता। तो भाई क्या करना चाहती है? तो सामंजस्य स्थापित करना चाहती है, ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? जो गलत है संस्कृति के संदर्भ में हमें बताना। सारे भारतवासियों ने बड़े उपलब्ध सत्य को आत्मसात कर लिया है। आगे देखते हैं, भारतीय संस्कृति यानी भारतीय श्रेष्ठ व्यक्तियों का सर्वोत्तम है, बिल्कुल सही है। यह समस्याओं का समाधान भी बिल्कुल है। इसकी अपनी कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन सभी भारतीयों ने क्या है, इसको आत्मसात नहीं कर लिया है। ये आंसर अपना क्या है, गलत रहेगा संस्कृति के संदर्भ में। संस्कृति किसकी सर्वोत्तम परिणति है? तो किसकी सर्वोत्तम परिणति है भाई संस्कृति? भावनाओं की, साधनाओं की, कामनाओं की या वासनाओं की। तो जो भाई संस्कृति है, जो संस्कृति है ये साधनाओं की सर्वोत्तम परिणति है। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा। तो क्या होगा भाई? ठीक है, भारतीय संस्कृति की समस्या। ठीक है, भारतीय संस्कृति की देन, भारतीय संस्कृति की विशेषता, भारतीय संस्कृति का महत्व। तो भारतीय संस्कृति की समस्या गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक रहेगा। आगे फिर एक काव्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर हमें फिर से क्वेश्चन आंसरों के उत्तर, प्रश्नों के उत्तर देने हैं भाई। उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा उन्नत अभी, अवनत रहा होगा कभी। हस्ते प्रथम जो पदम तम
पंख में हंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पद्म का सही विलोम क्या है? तो फूल है, गुलाब है, पन्ना है या कमल है? तो कमल रहेगा। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। मार्तंडे का आश्चर्य क्या है? मार्तंडे का आश्चर्य क्या है भाई? तो सूर्य है। क्या है? सूर्य रहेगा। तम पंख में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भाई रूपक अलंकार रहेगा। तम पंख जहाँ में क्या है, जो तम है ये तो उपमेय हो गया, ठीक है, और पंख क्या है? उपमान, ठीक है, इस पे इसका निषेध आरोपित है। काव्यांश का मुख्य भाव क्या है? तो काव्यांश का मुख्य भाव क्या है? पश्चाताप, निराशा, हताशा या आशा? तो आशा है भाई। अगला क्वेश्चन है, व्योम किसका पर्यायवाची शब्द है? तो व्योम किसका पर्यायवाची शब्द रहेगा? गगन का, सागर का, धरती का या बादल का? तो भाई गगन का व्योम पर्यायवाची शब्द है। और इसके अकॉर्डिंग गगन के और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द है? आकाश हो गया, धो हो गया, ठीक है, अभर, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान में। फिर एक गद्यांश है, इसको पढ़ के हमें क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। हिंदी में रीति काल की जितनी निंदा हुई उतनी किसी और काल की नहीं हुई, ये ध्यान रखना है भाई। फिर भी यह ध्यान देने की बात है कि पाश्चात्य जगत में कविता की जो कसौटी आज मान पर पा रही है, उस पर हिंदी के सभी कालों को कसे तो कदाचित रीति काल अन्य सभी कालों से श्रेष्ठ सिद्ध होगा। कौन भाई? रीति काल। क्योंकि हिंदी का आदिकाल, जो आदिकाल है, कला के लंगड़ाने का काल था, और भक्ति काल में यद्यपि विद्यापति, सूरदास, मीरा और तुलसीदास सभी नियमों के अपवाद होने के कारण आलोचनाओं की नोक से परे हो जाते, किंतु शेष कवियों के विषय में यह कहा जा सकता कि उन्होंने कला नहीं धर्म और सदाचार की सेवा की है। तो अब इस गद्यांश से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। गद्यांश के आधार पर भक्ति काल के अन्य कवियों ने किसकी सेवा की है? तो किसकी सेवा की है? यहीं पे है भाई, किसकी की है? धर्म और सदाचार की सेवा की है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस काल की सर्वाधिक निंदा हुई है? तो किस काल की? आदिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल या रीतिकाल? तो जो रीतिकाल है इसकी सर्वाधिक निंदा हुई है। गद्यांश के अनुसार कौन आलोचना की नोक से परे है? तो कौन कौन है भाई आलोचना की नोक से परे? कबीर, रैदास, जायसी, सूरदास या जायसी? तो कौन है जो सूरदास है, ये आलोचना की नोक से परे है भाई। गद्यांश में हमने पढ़ा है। पाश्चात्य जगत की काव्य कसौटी पर किस काल की कविता अधिक खरी उतरने की संभावना है? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या भक्ति काल? तो रीतिकाल की कविता जो है अधिक खरी उतरने की संभावना है भाई। अगला क्वेश्चन है, कला के लंगड़ाने का काल था, तो कौन सा था? रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल या भक्ति काल? तो कला के लड़खड़ाने का काल था भाई आदिकाल। तो इसी के साथ संधि विच्छेद क्या होगा? तो संवाद का भाई संधि विच्छेद क्या होगा? सन प्लस में वाद, सम प्लस में वाद या सह प्लस में वाद या सम प्लस में वाद? तो भाई सम प्लस में वाद होगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है, व्यंजन संधि का ये उदाहरण रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार का कौन सा माध्यम दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है? तो भाई जनसंचार का कौन सा ऐसा माध्यम है जो दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है? दूरदर्शन, पत्रिकाएं, वीडियो या सिनेमा? तो भाई जो पत्रिकाएं हैं ये दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है, ठीक है, ये दोनों प्रकार का माध्यम नहीं है ना भाई, ये दृश्य माध्यम है, ये श्रव्य माध्यम नहीं है, इसे दृश्य श्रव्य माध्यम पूछा है तो दूरदर्शन है, वीडियो है और सिनेमा है। लेकिन जो पत्रिकाएं हैं ये ओनली दृश्य माध्यम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं?
ध्यान से देखना, क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन, आलंबन, अनुभाव या आशय? तो भाई उसको आशय कहा जाता है। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे आशय कहते हैं। ठीक है। और आप सभी को मैंने काफ़ी बार बताया है, सताई भाव को जागृत करने वाले कारकों को क्या कहते हैं? विभाव कहा जाता है। ठीक है। जो हमारे अंदर स्थायी भाव है उनको जागृत करने वाले जो कारक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आलंबन और उद्दीपन। ठीक है। आलंबन और उद्दीपन दो प्रकार के होते हैं भाव। ठीक है। उसके बाद जो भाव की प्रबलता में कमी या तेजी लाने वाले साधन को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, उद्दीपन किसको कहते हैं? जो हमारे भाव होते हैं और भाव की जो प्रबलता होती है उसमें कभी कमी आती है, कभी तेजी आती है। ठीक है। तो उन जो कमी या तेजी लाते हैं उन साधनों को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। फिर जो आलंबन है इसके फिर दो भेद होते हैं। ठीक है। इसके दो भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो आशय होता है, ठीक है, और दूसरा विषय होता है। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। एक आशय होता है और क्या होता है? दूसरा विषय होता है। और आशय किसको कहते हैं? ठीक है। जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है उसको आशय कहते हैं। जैसे भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसको क्या कहेंगे? आशय कहेंगे। या जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति उसको आशय कहते हैं। और विषय किसे कहेंगे? जिसके, और ये जो जो जिसके लिए होती है। ठीक है। देखो देखो, आशय क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया? जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है उसको आशय कहते हैं। और जिसके लिए रस की उत्पत्ति होती है उसको विषय कहते हैं। ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? तो दिग्गज का संधि विच्छेद क्या? काफी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। दिग प्लस में गज, दिग्गज प्लस दिग प्लस में जय, दिग प्लस में गज या दिग प्लस में गज। तो दिग प्लस में गज रहेगा दिग्गज की संधि, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है भाई। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? जो अग्नि है इसका पर्यायवाची शब्द पूछा है, क्या है? लोचन है, अनल है, अनिल है या धनुज है? जो अग्नि है इसका पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा? अनल रहेगा भाई। अपना बी आंसर बिल्कुल सही है। अनिल किसका? ये हवा का है। लोचन किसका है? आग का है। और धनुज आप मुझे कमेंट में बता देना धनुज किसका है। तो अग्नि के और भी पर्यायवाची है, जैसे आग हो गया, ठीक है, वहीन हो गया, पावक है भाई, ठीक है, अनल हो गया। अनल तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। वायु सखा भी अग्नि को कहा जाता है। ठीक है। दहन भी वायु इसको सॉरी अग्नि को कहा जाता है। धूमकेतु भी अग्नि को कहा जाता है। और कृष्णाणु भी अग्नि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जो गीतिका छंद है इसके एक चरण में कितनी मात्राएं होती है? एक चरण में पूछा है। 24, 22, 26 या 28 और 26 मात्राएं होती है। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? जो यथाशक्ति है इसमें कौन सा समास है? तो दिगु है, तत्पुरुष है, अविभाव समास है, द्वंद्व। तो इसमें अविभाव समास रहेगा शक्ति के अनुरूप या अनुसार भाई। ठीक है। और आप सभी को पता अविभाव समास में पहला पद, ठीक है, क्या है? अव्यय का होता है। ठीक है। और पहले पद की इसमें प्रधानता रहती है। अगला क्वेश्चन है, बिनु पद चले सुने बिनु काना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें विभावना अलंकार रहेगा। काफी बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और मैंने काफी बार इसके बारे में आपके सामने डिस्कस कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता को आधुनिक युग का कौन सा वेद कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो पत्रकारिता है इसको आधुनिक युग का कौन सा वेद कहा जाता है? तो कौन सा? 7वां, 6वां, 8वां या 5वां? तो इसको 5वां वेद कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रवर्जा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? इसमें वर्ण पूछे भाई, कितने वर्ण होते हैं? इंद्रवर्जा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11, 12, 13 या 14? तो इसमें 11 वर्ण होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है? एक समवर्ण वृत्त छंद है। ठीक है। समवर्ण वृत्त छंद है भाई इंद्रवर्जा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी को क्या कहा जाता है? जो प्रयोजन मूलक हिंदी है इसको क्या कहा जाता है?
तो क्या कहा जाता है भाई इसको? व्यवहारिक हिंदी, साहित्यिक हिंदी, मानक हिंदी या अलंकारिक हिंदी। तो प्रयोजन मूलक हिंदी को व्यवहारिक हिंदी कहा जाता है और ये प्राय कामकाज की भाषा होती है। अगला क्वेश्चन है, समाचार के शीर्षक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है वो बताना है। समाचार के शीर्षक के संबंध में जो गलत है वो बताना है भाई। शीर्षक की काया लंबी होती है। आगे देखते, गलत है वो बताना है। यह मोटे अक्षरों में लिखा या छपा जाता, बिल्कुल भाई शीर्षक के बारे में पूछा गया है। इसे पाठकों को आकर्षित करने में सफल होना चाहिए, बिल्कुल सही है, होना चाहिए भाई। इसमें समाचार का मूल भाव केंद्रित होता, बिल्कुल होता है। तो इसमें गलत क्या है? पहला ही ऑप्शन गलत है, शीर्षक की काया लंबी होनी चाहिए। ये क्या है? बिल्कुल ही गलत है भाई, और सभी के सभी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी दृश्य की मूल आवाज की जगह दूसरी भाषा की आवाज को समायोजित करने की तकनीक क्या है? क्या भाई किसी दृश्य की मूल आवाज, या कोई दृश्य चल रहा है उसकी मूल आवाज है, उसकी जगह दूसरी भाषा की आवाज को समायोजित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? हम देखते हैं ना, तेलुगु फिल्मों की डबिंग होती है, इसको हिंदी में डबिंग की जाती है तो इसको डबिंग कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? पार्श्व गायन, पार्श्व भाषण, पार्श्व वाचन या पार्श्व अनुवाद। तो इसको पार्श्व वाचन कहते हैं भाई, आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता क्या नहीं है? जो प्रयोजन मूलक हिंदी है यानी कामकाज की भाषा हमारी, इसकी क्या विशेषता नहीं है? नहीं पूछा है। अनुपयुक्तता, भाषिक विशेषता, कलात्मकता या वैज्ञानिकता। तो भाई इसकी जो कलात्मकता है ये इसकी कोई विशेषता नहीं है। अनुपयुक्तता, भाषिक विशेषता, वैज्ञानिकता ये इसकी विशेषता में आएगा भी। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता में समाचार विवरण को कहते हैं। जो पत्रकारिता है इसमें जो समाचार विवरण है इसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? शलग, डमी, लीडर या स्टोरी। समाचार विवरण को क्या कहेंगे? स्टोरी कहेंगे भाई। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज है ये, तो प्लीज़ इसको सीरीज को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। समाचार के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है समाचार के बारे में, वो हमें बताना है। प्रकाशन योग्य बनाने के लिए उनका पूर्ण लेखन करना पड़ता, बिल्कुल करना पड़ता। कुछ अंशों को काटना भी पड़ता, बिल्कुल काटना पड़ता। घटनाओं की प्रस्तुति को क्रमबद्ध ढंग से सजाना पड़ता है, बिल्कुल सजाना पड़ता है क्रमबद्ध ढंग से। समाचार जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसी रूप में प्रकाशित होते, ये गलत है भाई। ठीक है, तो डी आंसर हमारा गलत है, गलती पूछा था। अगला क्वेश्चन है, रेडियो पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है, वो हमें बताना है। ठीक है, रेडियो पत्रकारिता के विषय में तो देखते हैं कौन सा गलत है। रेडियो समाचार श्रोताओं में जिज्ञासा पैदा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। रेडियो समाचार संक्षिप्त होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। रेडियो सिर्फ समाचार का प्रसारण करता है, आगे देखते हैं। रेडियो पत्रकारिता की भाषा मुद्रित पत्रकारिता से भिन्न होती, बिल्कुल होती है। ये भाई केवल यानी सिर्फ समाचार का प्रसारण नहीं करता, और भी इसमें काफ़ी चीज़ें होती है रेडियो में। आगे देखते हैं, विज्ञापन का उद्देश्य क्या नहीं होता? जो विज्ञापन है इसका उद्देश्य क्या नहीं है, ये हमें बताना है। तो क्या नहीं होता? उपभोक्ता को लाभ पहुंचाना, विक्रेता की मदद करना होता है भी विज्ञापन। उत्पादक और उपभोक्ता में अच्छे संबंध बनाना, बिल्कुल सही है। उत्पादक को लाभ पहुंचाना, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उपभोक्ता को लाभ पहुंचाना इसका कोई उद्देश्य नहीं होता विज्ञापन का भी। अगला क्वेश्चन है, फीचर लेखन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? फीचर लेखन है इसके संदर्भ में जो गलत कथन है वो हमें बताना है। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में यह नव विकसित विधा है, बिल्कुल ठीक है। इसमें आलोचना दृष्टि प्रधान होती है, फीचर के विषय में पूछा है। निबंध और लेख से साम्य होने के बावजूद यह दोनों से पृथक है, बिल्कुल सही है भाई। इसमें रोचकता, सहजता और सरलता होती है, ये भी सही है। लेकिन जो बी है ये इसके विषय में गलत है। इसमें आलोचना दृष्टि प्रधान होती है, प्रधान कहा गया लेकिन प्रधान नहीं होती है। ठीक है, तो गलत पूछा था, भी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, विज्ञापन लेखन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? जो विज्ञापन लेखन है इसके संदर्भ में क्या सही नहीं है वो हमें बताना है। जो सही नहीं है वो बताना। विज्ञापन लेखन के पूर्व
तैयारी नहीं करनी पड़ती। भाई मुझे तो यही गलत लग रहा है, फिर भी देखते हैं ऑप्शन में। यह एक सृजनात्मक और मौलिक कार्य है, बिल्कुल सही है। विज्ञापन लेखन के विषय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विज्ञापन के उद्देश्यों को पकड़ना है, बिल्कुल सही है। लक्षित उपभोक्ताओं की रुचियों को पहचानना होता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत क्या है? गलत अपना ए ऑप्शन ही रहेगा। विज्ञापन लेखन के पूर्व तैयारी नहीं करनी पड़ती, ये क्या है? गलत है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रूफ संशोधन में चिन्ह डी का आशय क्या है? तो क्या है? दाएं करे, हटा दे, उद्धरण करे या मिला दे? तो हटा दे, ये का बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, समाचार की पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर लिखे गए संकेत को कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई? तो क्या कहते हैं? स्लग, स्तंभ, स्पाइक, स्टीरियो? तो स्लग कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो गलत है रिपोर्टाज के विषय में, वो हमें बताना है। देखते हैं, यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति, बिल्कुल सही है, बिल्कुल अभिव्यक्ति है भैया। इसमें संवेदना की प्रधानता होती है, बिल्कुल होती है। इसमें कल्पना की प्रधानता होती है, यही क्या है? गलत है। जो रिपोर्टाज, इसमें कल्पना की प्रधानता नहीं होती भाई। यह कहानी रूपक और रपट के बेल तत्वों को समाहित करने वाली विधा है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन अपना गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कारकर्ता के लिए कौन सा अनिवार्य गुण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मृदुभाषित, स्पष्ट उच्चारण, पक्षपात रहित दृष्टि या सुंदरता? सुंदरता, सुंदरता नहीं है, ठीक है। सुंदरता को इसका अनिवार्य गुण नहीं है। मृदुभाषिता भी है, स्पष्ट उच्चारण भी है, पक्षपात रहित दृष्टि भी रहेगी, लेकिन सुंदरता इसका कोई अनिवार्य गुण नहीं है, इससे कोई संबंध नहीं है साक्षात्कारकर्ता का। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है, ठीक है भाई। और आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी आप जरूर करें भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और आज आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि आज हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।